दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। गेंदा फूल का भरपूर उत्पादन देने वाली किस्में और रोपाई तकनीक। स्वीट कॉर्न मक्के की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और बुआई विधि। अपने राज्य बिहार और झारखंड में गेंदे के फूल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इसका उपयोग माला, लड़ी, घर की सजावट इत्यादि के लिए किया जाता है, जिसके चलते इसकी मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है। और इसीलिए प्रदेश के बहुत से किसान इस मौसम में भी गेंदे की खेती करते हैं। और जिन किसान भाइयों ने गेंदे का बिचड़ा तैयार कर लिया है, वो खेत की तैयारी से लेकर रुपाई तक कौन कौन से कार्यों को अमल में लाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। गेंदा बिहार के लिए बहुत उपयोगी फसल है और इसकी खेती हम लगभग पूरे साल भर करते हैं। और विशेष तौर से अगर हम देखें तो इसको 3 मौसम में बांटकर इसकी खेती करते हैं। एक तो ये हो गया फरवरी मार्च का महीना, दूसरा जुलाई अगस्त का महीना और तीसरा सितंबर और अक्टूबर का महीना। लगाने से पहले, रोपाई से पहले जो हम खेत की तैयारी करते हैं तो उसको अच्छी तरह से खेत को जुताई करके और उसमें। किसान भाइयों, गेंदा की फसल से अच्छे पुष्प उत्पादन के लिए आपको इसमें उचित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए यूरिया 250 किलोग्राम, DAP 176 किलोग्राम, पोटाश 136 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। साथ ही यूरिया की आधी मात्रा, DAP एवं पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय खेत में मिला दें। कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट उचित मात्रा लगभग 15 से 16 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट और 8 से 10 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से मात्रा मिलाकर खेत की तैयारी कर लें। और तैयारी करने के बाद इसके लिए अब आवश्यक है कि अच्छी प्रभेद का चयन करें। और इस अच्छी प्रभेद में पूसा नारंगी गेंदा बहुत ही अच्छी प्रभेद है जो नारंगी किस्म की होती है, और पूसा बसंती जो पीले रंग की किस्म आती है। ये 2 किस्मों का इस्तेमाल करें और इसका उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है। गेंदा का बिचड़ा तैयार होने के बाद किसान भाई इसे सीधे खेत में रोप देते हैं और आगे चलकर फसल में कुछ रोगों का प्रकोप होने लगता है। इसके पौधों को लगाने से पहले उपचारित करें। तो उपचारित करने के लिए थीरम 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों को उपचारित करें। इसमें जो पौधे की दूरी होगी वो बड़ा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये फसल गर्मियों में सामने आएगी। और आज अगर गेंदा लगाते हैं तो लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। तो इसको ध्यान में रख के हम लगाने की दूरी पर विशेष ध्यान रखते हैं। और लगाने के लिए आप इसको 45 गुणे 45 सेंटीमीटर के दूरी पर गेंदा के पौधों को लगावें। जहाँ तक सिंचाई का प्रश्न है तो सिंचाई गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा देती है, बट हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 12 से 14 दिनों के अंतराल पर आप एक हल्की सिंचाई करते रहें। और जहाँ तक रोग ब्याध और कीड़ों की बात है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो उस समय कीड़ों का आक्रमण बढ़ता है। और विशेष तौर से थ्रिप्स और माइट, ये जो 2 कीड़े हैं काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। कि थ्रिप्स के केस में पत्तों के निचले हिस्से पर रहते हैं और
रस चूसते हैं पत्तियों का और पत्तियां जो है सफ़ेद होकर सूख जाती हैं। एक तरह से जल गया हो पौधा, उस तरह से आक्रांत पौधा दिखता है। माइट के केस में अगर आप देखेंगे एक जाल टाइप का बन जाता है पूरे पौधों के चारों तरफ और पत्तियां सूखने लगती हैं मार्जिन से, किनारे से, और सूख के पूरा का पूरा पौधा समाप्त हो जाता है। अगर इसे हाथ से छुएंगे तो आपको लसलसापन फील होगा। तो थ्रिप्स है तो थ्रिप्स के लिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों हो, जैसे प्रोफिनोफास 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पौधों के ऊपर, आक्रांत पौधों के ऊपर 10 से 15 दिन में अंतराल में 2 बार अवश्य छिड़काव करें। दूसरा, माइट के लिए माइटिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो कर्नल एस ले लें या ओमाइट लें और इसका भी 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें तो आपको इससे निदान मिल जाएगा। माइट के कंट्रोल के लिए पानी का स्प्रे मशीन से पौधों पर भी करने से माइट से कुछ हद तक फायदा मिलता है। जब पौधे आपके लगभग 1 महीने के हो जाएं तो पिंचिंग की एक प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया से क्या होता है कि गेंदा के फसल में या पौधों में तमाम ब्रांच से शाखाएं निकलती हैं और उन्हीं शाखाओं में पुष्पन की क्रिया आरंभ होती है। कम से कम गर्मियों में 1 से 2 बार 30 से लेके 45 दिन के अंतराल पर 2 पिंचिंग आवश्यक है और इस तरह से आप करके आप गेंदा के अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न मक्के की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिसके चलते किसान इसकी खेती तीनों मौसम में करते हैं और अभी इसकी बुआई का उत्तम समय भी चल रहा है। अगर आप भी स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखें, इसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची के कृषि वैज्ञानिक मनोज सिंह से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी, देखिए कार्यक्रम की इस अंश के माध्यम से। किसान भाई, आज हम आपको स्वीट कॉर्न के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। और यह जो है आजकल मार्केट में जो आपका 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार है होटल, वहाँ पे इसका यूज बहुत पैमाने पर बढ़ गया है। और यह स्वीट कॉर्न जो है बहुत ही मीठा रहता है। दूसरे जो मक्के होते हैं इसका दाम भी जो है लगभग 10 से 15 रुपया का एक पीस बिकता है, जबकि दूसरे मक्के जो है आपको 5 से 10 रुपये किलो की दर से बिकते हैं। इसीलिए हम लोग को यह सोचना चाहिए कि अब स्वीट कॉर्न की खेती करें जिससे हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। जो है खेत की तैयारी के लिए आप बढ़िया ढंग से उसकी जुताई करें, गहरी जुताई, और उसकी 2 से 3 बार बढ़िया ढंग से जुताई और करके पाटा भी चला दें। और खेत तैयार हो जाए तो उसमें लगभग आप 50 से लेकर के 100 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद आप दें, जिससे खेत में अच्छी तरह से जो है खाद मिल जाए और उसको पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें तो हमारा खेत जो है बहुत अच्छे ढंग से इसकी तैयारी हो जाएगा। तो इसमें जो बीज लगाते हैं शुगर 75, दूसरा जो है माधुरी, प्रिया, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न, ये सब वेराइटियाँ ले आएंगे तो हमारे मार्केट में इसका वैल्यू ज़्यादा मिलता है। शुगर 72 जो है ये लगभग आपको 70 से लेकर के 80 दिन में तैयार हो जाता है। इनके अलावा आप अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न आदि प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न मक्का की संकुल किस्म माधुरी के भुट्टे बुआई के 55 से 60 दिन बाद ही तोड़ने योग्य हो जाते हैं। अन्य प्रजातियों के भुट्टे भी 65 से 70 दिन में तोड़ने योग्य हो जाते हैं। जहाँ तक इन प्रजातियों की उपज की बात है तो एक पौधा में 1 भुट्टा लगता है और 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की संख्या लगभग 80,000 होती है। अब उसमें आप जो बीज लेंगे, बीज में लगभग 10 से 12 किलोग्राम बीज इसको लगता है। तो 10 से 12 किलोग्राम बीज से आपका 1 हेक्टेयर हो जाता है, अर्थात 1 डिसमिल में आपको 50 ग्राम का एक पैकेट लग जाता है। तो इस
सिस्टम से आप लगाएंगे। और पौध से पौध, लाइन से लाइन की जो दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये रबी में जो हम लगाएंगे या गर्मा में लगा रहे हैं तो इसमें पौधों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए लगभग 83,000 पौधे 1 हेक्टेयर में लग जाते हैं। अगर हम 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन रखेंगे और पौध से पौध 20 सेंटीमीटर। और खेत की तैयारी जिस समय किए थे उस समय यूरिया की मात्रा लगभग 80 किलोग्राम रहनी चाहिए, DAP 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, MOP 40 किलोग्राम। तो यूरिया 80 हो गया, DAP 130 और MOP 40 किलोग्राम बुआई के समय। और बुआई के 30 दिन बाद जिस समय हम निकाई गुड़ाई कर देते हैं उस समय 65 किलोग्राम हमें जो है पुनः जो है यूरिया लगाते हैं। स्वीट कॉर्न की फसल को शुरू के 35 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, जिसके लिए बुआई के बाद तथा बीजों के जमाव से पहले एंट्राजीन खरपतवार नाशी का छिड़काव करें। जहां तक खड़ी फसल में उर्वरकों के प्रयोग की बात है तो यूरिया की 100 से 110 किलोग्राम मात्रा 35 से 40 दिन के फसल में प्रयोग करें। इसके अलावा मंजर निकलते समय 1.5 से 2 किलोग्राम घुलनशील उर्वरक का छिड़काव करें। ऐसा करने से भुट्टों में दाने ठीक प्रकार से भरते हैं। तो लगभग आप जो है 20 से 25 दिन के बाद उसकी बढ़िया ढंग से कुड़ाई करना है। कुड़ाई करके उसका जो है मिट्टी चढ़ाना है। मिट्टी चढ़ाने के बाद पौध में सिंचाई करेंगे जिससे पौध बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और वहाँ पर आप देखेंगे कि पौध में मिट्टी चढ़ जाने के बाद बहुत तेज़ी से उसका विकास होगा। कुड़ाई कर लिए हैं, उसके गाभा में आप 4 जो है आप 3G का लगभग जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दे देते हैं, तो वहाँ पर आपको कीड़े नहीं आते हैं गाभा में। तो अच्छा रहता है कोई डिब्बे में दवा रख लेना है और उसको झाड़ करके गिराते चले जाएं, जिससे उसके गाभा में 4-4, 3-3 दाना गिरते जाए, जिससे वहाँ पर कीड़े नहीं आएंगे। और 1 डिसमिल में आपको 4 से दाने ही लगते हैं और इस तरह से आप 1 डिसमिल में 4 से पौध तैयार हो गए। तो अगर एक पौध से 2 भुट्टे मिले तो 800 भुट्टे वहाँ हो गए। अगर उसको हम 10 रुपया बेचें तो 8,000 रुपया हो गया। अगर हम उसमें खर्चा जोड़ें तो 150 से 200 जो है उसमें बीजा का खर्च और सिंचाई खाद सब कुछ मिला करके अगर 500 रुपया भी पकड़ते हैं, 500 रुपया लगा करके 8,000। अगर हम जो है उसको 10 रुपया की जगह हम 5 रुपया में पर भुट्टा बेचते हैं तो भी हमें 4,000। अगर एक ही भुट्टा आया तो भी हमें जो है 500 रुपया लगा करके 2,000 रुपया कमा सकते हैं। मतलब कि आप 1 रुपया लगा करके आप 4 रुपया और आप 1 रुपया लगा करके आप जो है 8 रुपया तक कमा सकते हैं। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में हर दूसरा तीसरा किसान कृषि के साथ दुधारू पशुओं का पालन करता है, क्योंकि इससे उन्हें अच्छी आय मिल जाती है। लेकिन इस व्यवसाय में किसानों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक मुख्य समस्या है पशुओं में अंतः परजीवियों का प्रकोप, जो कि इस समय आमतौर पर देखी जाती है। इस समस्या से ग्रसित पशु कमजोर हो जाता है, साथ ही दूध देना भी कम कर देता है। इसलिए समय रहते इन परजीवियों से अपने पशुओं को बचाना बेहद जरूरी होता है। तो पशुओं का परजीवियों से बचाव किस तरह से करना है, आइए जानते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर SK शुक्ला से। किसान भाई हैं वो पशुपालन का व्यवसाय भी करते हैं और उस पशुपालन के व्यवसाय में गायों का पालन करते हैं, भैंस पालते हैं। तो गायों के बच्चे होते हैं जिनको हम बछड़े बछिया कहते हैं, और जो भैंस के बच्चे हैं उनको पड़वा पड़िया या कटरा कटिया कहते हैं। जो हमारे किसान भाई पशुओं को पाल रहे हैं तो उन पशुओं में कुछ वायु परजीवी रोग होते हैं और एक आंतरिक परजीवी रोग होते हैं। जो वायु परजीवी होते हैं वो शरीर के ऊपर पाए जाते हैं और जो आंतरिक परजीवी हैं वो पशुओं के पेट में पाए जाते हैं, आंतों में पाए जाते हैं। अब बात आती है कि पशुपालक के पशुओं में अंतः परजीवियों की समस्या हो गई है, तो इसे कैसे पहचानें और क्या है इनके लक्षण,
इनके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनमें यदि परजीवी रोग पाए जाते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं जैसे गोल कृमि या फीता कृमि, ये छोटे बच्चों में आमतौर पे मिलते हैं। गोल कृमि आमतौर पे ज़्यादा होते हैं, फीता कृमि कम पाए जाते हैं। जो हमारे बछड़े हैं, बछिया हैं या जो लवारा है जिनको हम नववत्स कहते हैं, जो 1 माह से 6 माह की आयु के होते हैं, उन बच्चों में जो आंतरिक परजीवी हो जाते हैं तो ऐसे बच्चों की वृद्धि कम हो जाती है, उनमें पतले दस्त आते हैं या कभी कभी दस्त कड़े हो जाते हैं। दोनों तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जो पशु है उसका वजन धीरे धीरे कम हो जाता है। आप सोचेंगे उसको दूध हम अच्छा पिला रहे हैं और कुछ दाना चारा भी खिला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका वजन अच्छा नहीं हो रहा, उसकी वृद्धि अच्छी नहीं हो रही है। तो ऐसे पशुओं में जो है ये हम समझ सकते हैं कि हो सकता है आंतरिक परजीवी हो। पशुपालक बंधुओं, यदि आपके पशुओं में अंतः परजीवियों की समस्या हो गई है तो इसके निदान के लिए कौन सी दवा कब दें और यदि टीकाकरण करवाना है तो इसका उचित समय क्या है, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। गोल कृमि के लिए जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो उसके 1 सप्ताह के अंदर 8 से 10 दिन की आयु पर उनको पाइपराजिन का घोल 20 से 30 मिलीलीटर पिला देना चाहिए। उसके 21 दिन के बाद फिर पाइपराजिन का घोल उनके वजन के अनुसार करीब 30 से 40 मिलीलीटर पिला देना चाहिए। और उसके बाद हर 6 महीने के अंतराल पर पशुओं को कीड़े की दवा देनी चाहिए, जो आंतरिक परजीवी हैं उनको, खास तौर से गोल कृमि के लिए। यदि पाइपराजिन उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह एल्बेंडाजॉल की टेबलेट आती है या उसका एक टिकिया आती है, उसको दे सकते हैं। लेकिन किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई भी पेट के कीड़ों की दवा देंगे छोटे बच्चों को तो उसके 2 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक लीवर टॉनिक जरूर दें। लीवर टॉनिक से हमारा मतलब है कि जैसे लिव 52 सिरप आता है, ब्रोटोन सिरप आता है या कोई भी लीवर की दवा, उससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो चारा खाना कम नहीं करेंगे, उनकी भूख कम नहीं होगी, क्योंकि जो दवा है कीड़े वाली वो आमतौर पे लीवर पे इफेक्ट करती है, जो कलेजी है उस पे इफेक्ट करती है, तो जिसकी वजह से उनकी भूख कम हो जाती है और कुछ उनको परेशानी होती है। तो किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि जब भी कभी आंतरिक परजीवी के लिए दवा दें, खास तौर से गोल कृमि के लिए, तो उसको देने से 2 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक लीवर टॉनिक का प्रयोग करें। ये बच्चों की आयु के अनुसार दे सकते हैं, 5 मिलीलीटर से लेकर के 20 मिलीलीटर तक वजन और आयु के आधार पर दिन में 1 बार या दिन में 2 बार पिलाएंगे तो जो पेट के कीड़े की दवा दी है उसका बहुत ही कम असर आएगा, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी तरीके से जो किसान भाई गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, बड़े पशु पाल रहे हैं, उनमें भी बहुत से पैरासाइट या जो परजीवी रोग हैं हो जाते हैं। उसमें आमतौर पे है यकृत कृमि, जिसको हम कहते हैं लीवर फ्लू। यकृत कृमि जो है वो बहुत ज़्यादा होता है गायों में भी, भैंसों में भी, और ये आमतौर पे बारिश के मौसम के बाद जैसे नवंबर में, अक्टूबर में मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो कई बार घोंघा जो है, एक घोंघा होता है, वो इसके रोगाणुओं को एक पशु के अंदर प्रवाहित करता है। और जब पशु हरा चारा खाते हैं और आमतौर पे जो बारिश के मौसम में जो चारा खिलाया जाता है उसके पत्तों में इसके लार्वी लगे रहते हैं और जिससे ये पशुओं के पेट में चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे यकृत में ये बढ़ते हैं और उससे यकृत कृमि बन जाते हैं। हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है कि बारिश से पहले और बारिश के बाद आमतौर पे नवंबर और अक्टूबर में और 1 अप्रैल में या मई जून में 2 बार पेट के कीड़ों की दवा पशुओं को ज़रूर पिलानी चाहिए। और उस यकृत कृमि के लिए कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जो सबसे सेफ दवा है वो ऑक्सीक्लोजानाइड है, क्लोजेंटल है और ट्राइक्लोबेंडाजॉल है। इनमें से कोई भी एक दवा देंगे और जब भी यकृत कृमि की दवा पिलाएंगे उससे 2 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक यकृत के लिए इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं या पीने वाली दवाइयाँ या पाउडर पिला सकते हैं। अगर यकृत कृमि मर जाते हैं तो उसके फिर 1 महीने के बाद दोबारा से फिर दवा पिला दें, तो उससे क्या होता है कि वो लगातार बढ़ने नहीं पाते हैं। फीता कृमि पशुओं में कम पाए जाते हैं तो कभी कभी फीता कृमि की भी दवा दे सकते हैं।
अगर किसान भाई इस तरीके से अपने जानवरों को परजीवी रोग से बचाएंगे, आंतरिक परजीवी रोगों से बचाएंगे, तो उनके पशु स्वस्थ रहेंगे और दूध अच्छा देंगे और समय से गाभिन होंगे तथा उनका अच्छा उत्पादन होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला मधुबनी के केशव कुमार ने। आपने मटर एवं मसूर की फसल में इस समय लगने वाले कीटों की रोकथाम पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, मटर में मुख्यतः 3 या 4 प्रकार के कीड़े लगते हैं। प्रमुख कीट है मटर का, वो है माहू। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मौसम गर्म होना शुरू होता है उस तरह से जो माहू का है प्रकोप बढ़ता जाता है। और मटर का जो माहू है वो मटर के अग्रभाग पे जो उसकी अग्र शिराएँ हैं, उनकी जो नाजुक पत्तियां हैं, टेंडर लीव्स हैं, वहाँ पर प्रकोप ज़्यादा होता है इसका। और ये समूह में रह के पौधों से रस को चूसते हैं। रस चूसने के कारण जो पौधा है वो मुरझाना शुरू हो जाता है, उसकी पैदावार भी कम हो जाती है। माहू के लिए आप थायोमिथोक्साम दवाई की 3 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर अगर हम छिड़कते हैं तो हम माहू को आसानी से मटर में नियंत्रित कर सकते हैं। ये दवाई बहुत ही उपयोगी है माहू के लिए। अगला जो प्रमुख कीट है वो है फली छेदक। फली छेदक का प्रकोप तब शुरू होता है जब फली बनना आरंभ हो जाती है, जिसमें जो प्रमुख कीट है फली छेदक में हुआ हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, जिसको हम चने का फली छेदक भी कहते हैं। दूसरा जो कीट है उसको कहते हैं इटिएला जिंकिनेला। तीसरा जो फली छेदक है उसको बोलते हैं हेलुला अंडेलिस। तो ये जो 3 प्रकार के फली छेदक हैं वो मटर के फली को छेदते हैं और उसके अंदर जो दाना विकसित हो रहा होता है उसको खाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान किया होता है। जब फली छेदक का प्रकोप आरंभ हो जाए तो उस समय हमें इंडोक्साकार्ब दवाई है, इंडोक्साकार्ब दवाई की 400 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें। दूसरी दवाई है स्पाइनोसेड। स्पाइनोसेड की आप 150 मिलीलीटर मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए संस्तुत की जाती है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन 2 दवाइयों का अगर प्रयोग करते हैं तो आप फली छेदक को नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने मटर की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी ली। इस समय देर से बोई गई मसूर की फसल भी फली की अवस्था पर है, जिसमें कीटों का प्रकोप कहीं कहीं देखा जा रहा है। तो मसूर की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। मसूर हमारे भारतवर्ष में प्रमुख दलहनी फसल है और अधिकतर भागों में ये उगाया जाता है, परंतु इसमें जो इसका उत्पादन है वो कीड़ों के द्वारा बहुत ही कम हो जाता है। अगर हम कीड़ों की सही से रोकथाम करें तो हम मसूर का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। इसमें जो मसूर में जो प्रमुख कीड़े हैं वो हैं मसूर का माहू और फली की अवस्था में फली बेधक। ये जो 2 कीड़े हैं वो मसूर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। माहू जो है मसूर की बढ़वार की जो अवस्था है उस समय इसका प्रकोप बढ़ जाता है। माहू पौधे के अग्र सिराओं पे एकत्रित होकर पौधों से रस को चूसते हैं, जिससे कि जो पौधे का जो विकास है वो रुक जाता है और उसमें फूल और फल बनने बंद हो जाते हैं। जो भी फूल लगे होते हैं वो झड़ जाते हैं और पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से माहू बहुत ज़्यादा नुकसान करता है मसूर में और उत्पादन जो है आपका 50% तक गिर जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम माहू को कैसे नियंत्रित करें। माहू का जो प्रकोप होता है वो फरवरी माह से शुरू हो जाता है, तो हमें इसकी निगरानी करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो इसलिए अगर हम पीला चिपचिपा ट्रैप प्रपंच अगर खेत में लगाएं तो जो भी माहू हवा के द्वारा जो पौधे के ऊपर गिर रहे हैं वो पीले चिपचिपे ट्रैप पे चिपक जाएंगे। तो इसका हम फायदा उठाते हुए पीला प्रपंच का प्रयोग करते हैं। दूसरा ये है कि हमें रसायनों पे जाना पड़ेगा। थायोमिथोक्साम दवाई है, थायोमिथोक्साम बाजार में उपलब्ध है, विभिन्न व्यावसायिक नामों से उपलब्ध है जैसे एकतारा। तो अगर हम थायोमिथोक्साम का 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर से अगर हम इस थायोमिथोक्साम दवाई के छिड़काव करते हैं तो हम माहू को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी दवाई है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड भी जो चूसक कीट हैं उनके नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है और माहू के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इस दवाई की भी 3 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी में घोलकर अगर हम छिड़कते हैं तो हम माहू को अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं।
जो दूसरा प्रमुख कीट है वो फली छेदक है। फली छेदक जब फल बनने लगते हैं, फली बनने लगती है, तब इसका प्रकोप शुरू होता है। और ये फली बेधक मुख्यतः हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, जो चने का फली छेदक है। वो फली में जो दाने विकसित हो रहे हैं उनको खा लेता है, जिससे कि पैदावार में बहुत ही कमी हो जाती है। फली छेदक का प्रकोप होने पे हमें जो प्रमुख दवाई जो आजकल बाज़ार में उपलब्ध है वो इंडोक्साकाब दवाई है। इंडोक्साकाब दवाई का अगर आप प्रयोग करते हैं 400 से 500 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब अगर हम 5 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं तो हम फली छेदक को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए जो मैंने विधियां बताई हैं, अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो मसूर में आप यकीन मानिए कि आप अच्छे से पैदावार ले सकते हैं और इन कीड़ों का नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों, बताए गए इन कीटों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग तभी करें जब कीटों का प्रकोप अधिक हो। यदि उनका प्रकोप कुछ ही पौधों पर दिखाई दे रहा है तो उस दशा में 10 दिन के अंदर 2 से 3 बार नीम का तेल का स्प्रे करें। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शासन की योजनाओं की जानकारी। तिल की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर आपसे इसी समय होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।